हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। सो आज आपके सर अवेलेबल नहीं है। ही हैज़ गॉन टू अ स्पेशल ड्यूटी टू अ स्पेशल प्लेस, जो कि बहुत मानी जाती है। वहाँ पे जाने से अकाल मृत्यु नहीं होती, अनटाइमली डेथ नहीं होती। कैन यू गेस द प्लेस? Anyways, we'll start with the news analysis of the Hindu for 3rd अप्रैल 2025। और आपको एनालिसिस कैसा लगेगा प्लीज बताइएगा। ओके, आपके सर जैसा शायद ना लगे, बट कल से आपके सर आ जाएंगे। तो आज के लिए प्लीज बेयर विथ मी एंड गिव मी अ गुड रिव्यू। ओके, सो अब क्या हुआ है कि वक्फ बिल पास हो गया है। काफी टाइम से इसके ऊपर डिबेट चल रही थी, बट लोकसभा हैज फाइनली पास्ड इट। और हालांकि इस बिल को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, बट कुछ इसके फीचर्स पास होते टाइम पे बताए गए हैं, तो वो बता दें। इसके बारे में सबसे पहले बताया गया है कि जो इसका मुतावली, ओके, यहाँ पे दो टर्म्स दिए, मुतावली यानी कि जो उसका मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर होता है वक्फ का, और जो उसका डोनर होता है वाकिफ, ठीक है, वो केवल और केवल मुस्लिम कम्युनिटी से हो सकते हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो वक्फ बोर्ड या काउंसिल में हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया कि वक्फ जो खुद है वो एक चैरिटेबल प्रॉपर्टी, वो रिलीजियस है, लेकिन वक्फ बोर्ड या उसके काउंसिल्स नहीं है। ओके, और ये जो अमेंडमेंट आया है वक्फ का, ये 2013 का जो बिल था उसको अमेंड किया गया है, और अब इसको नाम दिया गया है उम्मीद, यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल। ओके, उम्मीद नाम दिया गया है। और यहाँ पे एक चीज और बताई गई है कि केवल जो एक इंसान जो इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा है, 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, उसी को अलाउड है कि वो वक्फ में डोनेट कर सकता है। ओके, हालांकि इसके ऊपर भी काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो वही आपको पता है कि अपोजिशन से इसके मतलब इस तरीके से माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है, एंड द मेजॉरिटी जो रूलिंग पार्टी है उनका कहना यहाँ पे ये है कि आप केवल फियर मॉन्गर कर रहे हो, जैसे आपने प्रीवियस केसेस में किया है सीएए के टाइम पे, आर्टिकल 370 के टाइम पे, बट दे हैव कंप्लीटली रूल्ड आउट कि ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर सा एक ये फोटो आई है। सो दिस इज अ जकरांदा ट्री। ये एक्चुअली में नेटिव है साउथ अमेरिका का, लेकिन ये पिक अभी ली गई है नीलगिरीज की। इसको यहाँ इंडिया में कहा जाता है नीला गुलमोहर या नीलकंठ भी कहा जाता है, ब्लू गुलमोहर भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर कैन नॉट बी इनडिसाइसिव ऑन प्लीज ओवर डिफेक्शन। तो एक्चुअली में यहाँ पे बात हो रही है तेलंगाना स्पीकर की, और वहाँ पे 10 MLAs ने डिफेक्ट कर दिया है, तो उनके डिस्क्वालिफिकेशन को लेके काफी ज्यादा उसको पेंडिंग किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है। सबसे पहले इसके एंटी डिफेक्शन के बारे में बता दें तो आपको पता है कि 10th शेड्यूल कोई मतलब एंटी डिफेक्शन एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट आया था। हालांकि इसमें एक और अमेंडमेंट आ चुका है, 91st अमेंडमेंट। कब आया था ये आप मुझे ईयर बताएंगे। 52nd वाज इन 1985। तो यहाँ पे जो भी डिसीजंस होते हैं कि डिस्क्वालीफाई करने के रिलेटेड, ये कौन लेता है? ये हाउस का चेयरमैन या स्पीकर लेता है। बट प्लीज रिमेंबर, एंटी डिफेक्शन का जो भी रूलिंग दी जाएगी दैट इज सब्जेक्टेड टू द जुडिशियल रिव्यू। ओके, तो स्पीकर जो होता है वो एक क्वासी जुडिशियल पर्सन रहता है वहां पे, और इसलिए इट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। लेकिन इसमें एक फ्लॉ ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये काफी टाइम से डिबेटेबल है, कि जो टाइम फ्रेम है वो लॉ में नहीं दिया गया है कि कितने टाइम में आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डिसाइड करना है कि यहाँ पे डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं, या डिफेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, एक और चीज यहाँ पे बता दी जाए कि होलोहन केस इज रिलेटेड टू दिस एंटी डिफेक्शन। तो यहाँ होलोहन केस में जस्टिस वर्मा ने कहा था कि भाई अल्टीमेटली स्पीकर कहाँ का, मेजोरिटी पार्टी का है, तो जब तक पार्टी मेजोरिटी में रहेगी तब तक उसका टेन्योर रहेगा स्पीकर का। तो इसलिए उसकी जो एक इंडिपेंडेंस वाली रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं करता है। जब तक मेजोरिटी रहेगी तब तक आपका स्पीकर रहेगा। ओके, अब यहाँ पे कोर्ट ने भी ये सवाल पूछा है कि भाई हम है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और जो स्पीकर है वो क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल की तरह एक्ट कर रहा है, तो क्यों मतलब हमारे पास में अथॉरिटी मतलब है या नहीं है कि हम उनको डायरेक्ट कर सकें कि आप स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में डिस्क्वालिफिकेशन को आप को रूल आउट करना है या नहीं करना है, वो आप एक डेजिग्नेटेड टाइम फ्रेम में आप बता दो। ओके, तो यहाँ पे ये सवाल पूछा गया और उनको रिक्वेस्ट भी की गई, एक तरीके से रिक्वेस्ट है या आप कहो कि इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो डिसाइड करें आप ऑन डिफेक्शन। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। तो हाँ, यहाँ पे एक केरला में नया डेमजिल फ्लाई स्पीशीज पाया गया है, और इसका नाम है, केरला की ये डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है, वायनाड। अभी कुछ टाइम पहले वहाँ पे लैंडस्लाइड फ्लडिंग की वजह से भी आपने काफी नाम सुना था, तो उसी के नाम पे ये डेमजिल फ्लाई है।
इसका नाम है यूफिया वायनाडेंसिस। ओके, यूफिया वायनाडेंसिस, यार बहुत खतरनाक नाम बनाते हैं। तो ये जो स्पीशीज है ये यहाँ का 191st रिकॉर्डेड ओडोनेट स्पीशीज है। ओडोनेट स्पीशीज क्या होते हैं, अब ये भी देख लो। ओडोनेट स्पीशीज आर द ड्रैगन फ्लाइज और डेमजल फ्लाइज। और इसकी खास बात क्या है, ये खासकर जो मतलब क्विक फ्लोइंग स्ट्रीम्स होती है वहां पे पाया जाता है, जहां पे एक्वेटिक वेजिटेशन है या फिर बैंक्स पे जो ट्रीज हैं खासकर वहां पे ये रहता है। ठीक है ना, ये डेमजल फ्लाई है, तो याद रखना यूफिया वायनाडेंसिस। यही पूछ सकता है कि ये किस चीज का स्पीशीज है, तो याद रखना इट इज अ डेमजल फ्लाई। ओके, और ये कहाँ पे पाया गया है, केरला में पाया गया है। तो ये तो उसके नाम में ही आपको अगर डिस्ट्रिक्ट याद है तो आपको रहेगा। ओके, अच्छा, यहाँ पे अभी ट्रम्प का जो अभी रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात चल रही है, तो उसमें इंडिया के बारे में एक दो चीज़ें दी गई हैं कि अप्लाइड टैरिफ रेट को लेके इंडिया को आइडेंटिफाई किया गया एज द हाईएस्ट एवरेज मोस्ट फेवर्ड नेशन। ठीक है, तो जहाँ पे अप्लाइड टैरिफ रेट है, और इसके अलावा वहाँ के यूएस ट्रेजरी जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने इसको डर्टी 15 कंट्रीज में भी इंडिया को काउंट किया है विद द हाईएस्ट बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट इन देयर फेवर। ओके, तो ट्रेड डेफिसिट है उनकी तरफ पे, यानी कि भाई हमारी तरफ से ट्रेड सरप्लस है, हमारा काफी ज्यादा सरप्लस वहां पे चलता है, इसलिए इसको वहां के टर्म्स में डर्टी 15 कंट्री इंडिया को काउंट किया गया। ओके, रेसिप्रोकल के ऊपर अभी आगे और भी आएगा, बट आई एम वेटिंग फॉर अ गुड आर्टिकल विच आई कुडंट फाउंड टुडे। तो उसके ऊपर काफी अच्छे से आपको, जैसे ये इकोनॉमिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब बिम्स्टेक समिट होने वाली है बैंकॉक में, तो बिम्स्टेक के बारे में कुछ जान लेते हैं। दिस वुड बी द 6th समिट, याद रखिएगा कि 6th समिट है बिम्स्टेक की, और ये बैंकॉक थाईलैंड में हो रही है। इसके पहले जो 5th समिट हुई थी वो श्रीलंका में हुई थी, और कोविड की वजह से इसको वर्चुअल मोड में किया गया था, और ये 2022 में हुई थी, और अभी ये 2025 में आपकी फिजिकल मोड में ही हो रही है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इसकी रीनेमिंग ये 2004 में ही की गई है। पहले इसमें केवल 4-5 ही कंट्रीज थे, इनिशियली तो केवल 4 कंट्रीज थी, BIST, अभी उसके बाद में फिर म्यांमार जुड़ा, और उसके बाद में फिर भूटान और नेपाल जुड़ा, जिसके बाद में ये फाइनल नाम इसका 2004 में पड़ा है। ओके, तो बिम्स्टेक इसका नाम 2004 में पड़ा है, और आफ्टर भूटान एंड नेपाल ज्वाइन, तो अभी इसमें 7 कंट्रीज हैं। और जैसे बताया कि लास्ट जो वैसे समिट हुई थी वो वर्चुअल थी, उसके पहले जो इन पर्सन समिट उससे पहले हुई थी, यानी कि 4th समिट जो हुई थी वो पर्सनल फिजिकल समिट थी, तो वो 2018 में काठमांडू नेपाल में हुई थी। इस साल की थीम याद रखिएगा, प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। अच्छा, बिम्स्टेक के बारे में एक दो चीजें और देख लेते हैं, तो इसका फुल फॉर्म तो आपको बता दी, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें 7 कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। तो जो इसकी समिट्स होती हैं वैसे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही होती हैं, जैसे स्टार्टिंग जो हुई थी वैसे थाईलैंड से हुई थी, लेकिन उसके बाद में फिर इंडिया, नेपाल से श्रीलंका, थाईलैंड, इस तरीके से हुई हैं। बिम्स्टेक बना कब था, 1997 में बना था, बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना था। अच्छा, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सार्क? ये यूपीएससी पूछ चुका है 2022 में। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन द टू? हाउ आर इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स रियलाइज्ड बाय फॉर्मिंग दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन? तो इस कोशिश कीजिएगा कि इस सवाल का आप जवाब दें। तो क्या बिम्स्टेक एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है सार्क की? तो इसमें कुछ सिमिलैरिटीज तो है, कुछ कंट्रीज काफी सिमिलर हैं, लेकिन डिसिमिलैरिटीज भी काफी हैं, जैसे खासकर इसमें पाकिस्तान, मालदीव्स वाला रीजन, अफगानिस्तान, ये सब कंट्रीज नहीं है जो कि सार्क में। तो पहली तो कंट्रीज की बात हो गई, ठीक है ना। उसके बाद में बिम्स्टेक अगर देखो तो साउथ एशियन प्लस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी हैं, यहाँ पे म्यांमार भी है, ओके ना। और सार्क में देखो तो केवल साउथ एशियन है, ठीक है। तो इसको आप इंटर रीजनल भी कह सकते हो बिम्स्टेक को। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को कैसे रियलाइज करता है? तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव जैसे आप कह सकते हो कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी ये बिम्स्टेक पूरा करता है। उसके बाद में इंडिया का जो है कि पाकिस्तान और चाइना को थोड़ा सा इग्नोर करना, उसको
आउटलाइन करना, तो पाकिस्तान को भी यहाँ पे एक तरीके से हटाया गया है, इसलिए सार्क से अलग है। इसके अलावा इंडिया का जो है कि काउंटर करना चाइना की BRI जो पॉलिसी है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पॉलिसी को काउंटर करना, उसको भी एक तरीके से काउंटर करने का काम करता है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो सार्क मतलब इतना ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन वगैरह के लिए नहीं था, बट ये ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस के लिए भी इसका काफ़ी ज़्यादा बिम्स्टेक का होता है। जैसे अभी म्यांमार में हमारी काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस था अर्थक्वेक के दौरान, तो इन सब चीज़ों में भी रहता है। ऑल्सो हेडक्वार्टर्स आर एट डिफरेंट प्लेसेस, है ना। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये ढाका में है, बांग्लादेश में है। जबकि सार्क का कहाँ पर है? सार्क का काठमांडू नेपाल में है। ओके, याद रखना, सार्क का काठमांडू नेपाल में है। ओके, आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चन, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, उससे रिलेटेड फिर से पूछा जा सकता है आपसे। आगे मूव करते हैं। ओके, यहाँ पे अब एक साइंस से रिलेटेड आर्टिकल आया है, इंडियाज क्रिटिकल एफर्ट्स टू टैकल एयर पोल्यूशन कुड वर्सन वार्मिंग। अब यहाँ पे जो डिबेट हुई है ना, एक्चुअली में पूरी डिबेट हुई है ग्लोबल वार्मिंग जो होती है मेनली ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से और एरोसोल्स की वजह से, कि भाई आप ग्रीन हाउस गैसेस भी घटा रहे हो, आप एरोसोल्स भी घटा रहे हो। ओके, तो इन सब चीज़ों को लेके डिबेट हो रही है यहाँ पे। तो क्या कहा गया है कि एकदम से मतलब एक स्टडी हुई है और यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की, तो वहाँ पे मतलब एक चीज़ अभी कही गई है कि आप एकदम से अगर एरोसोल्स के एमिशन को हॉल्ट कर दोगे तो रेट ऑफ वार्मिंग जो हो सकता है वो शॉर्टर टाइम स्केल में हो सकता है कि बढ़ जाए। मतलब एकदम से घटने की जगह आप केवल एरोसोल्स को बहुत तेजी से घटा दोगे ना, तो वार्मिंग का रेट हो सकता है बढ़ जाए। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज और एरोसोल्स का कंपेरिजन बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो ग्रीन हाउस गैसेज के बिल्डअप की वजह से होती है और उससे टेम्परेचर भी बढ़ता है और रेनफॉल के एक्सट्रीम्स भी बढ़ते हैं, ठीक है, वो इंटेंसिफाई करता है। लेकिन एरोसोल्स क्या करते हैं, वो ग्रीन हाउस के गैस को ग्रीन हाउस के इम्पैक्ट को थोड़ा सा काउंटर एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस का काम क्या होता है? हीट को ट्रैप करना, अर्थ की सरफेस को वार्म करना। लेकिन जो एरोसोल्स होते हैं जैसे सल्फेट और नाइट्रेट, रिमेंबर दीज आर एरोसोल्स, तो ये क्या करते हैं? ये सोलर रेडिएशन को स्कैटर करते हैं, है ना। और इस वजह से डायरेक्ट रेडिएशन जब ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाती है तो एक तरीके से कूलिंग इफेक्ट आता है और ये वाटर साइकिल को भी अफेक्ट करते हैं। ओके, इसके अलावा क्या डिफरेंस है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है वो पूरे एटमॉस्फेयर में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती हैं, दे आर वेल मिक्सड अप। लेकिन एरोसोल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लोकेशन और टाइम के हिसाब से वेरी करता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वो लॉन्ग लिव्ड होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत टाइम तक रह सकता है विदाउट ब्रेकिंग डाउन, जबकि एरोसोल्स जो होते हैं वो कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक ही रहते हैं। ओके, तो इसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेज भी जो होते हैं ना इनके चेंज में, तो एरोसोल में आपको एकदम इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिलेगा, ग्रीन हाउस गैसेस में थोड़ा लंबा टाइम मिल जाता है। अच्छा, अब बात करें यदि इंडिया की, तो इंडिया में काफी मतलब लगभग 70% जो कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो थर्मल पावर प्लांट्स ही प्रोड्यूस करते हैं, कोल को बर्न करके, जिसमें सल्फर भी होता है। तो एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं इससे, ठीक है ना। इसलिए अगर आपको ग्रीन हाउस गैसेस को घटाना है तो आपको सोर्स पे ही कम करना पड़ेगा। मतलब 70% आप समझिए कि इतनी बड़ी कंट्री, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट, और 70% यदि हमारा इलेक्ट्रिसिटी केवल यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है तो कितना ज्यादा कंजम्पशन हमारा हो रहा है ऐसे सोर्सेस का जो कि ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करेंगे। ओके, और सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है यहाँ से इन थर्मल पावर प्लांट से, उसके ऑक्सीडेशन से फिर सल्फेट एरोसोल्स बनते हैं। याद रखना, हमने कहा सल्फेट और नाइट्रेट क्या होते हैं? एरोसोल्स होते हैं, है ना। और ये वैसे काफी रिफ्लेक्टिव होते हैं और 50 to 60% ऑफ द ओवरऑल एरोसोल कंपोजिशन खासकर इन्हीं सल्फेट्स का ही रहता है। ओके, तो अब यहाँ पे देखा गया है कि एक असेसमेंट हुआ था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का हुआ था। ये एक फैक्ट है, आप चाहें तो प्लीज इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की एक स्टडी आई थी 2020 में, जहां पे बताया गया था कि कंट्री का जो एवरेज टेम्परेचर है 1901 से 2018 अप्रॉक्स, मतलब 118 ईयर्स में वो 0.7 डिग्री सेल्सियस रहा है। और ज्यादातर वो ग्रीन हाउस गैस की वार्मिंग की वजह से हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत कम हुआ है
जो एरोसोल्स हुआ उसकी वजह से कम हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए ग्लोबल एवरेज से अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया में इसका वार्मिंग इफेक्ट थोड़ा कम इसलिए रहा है क्योंकि हमारे एरोसोल्स भी काफी ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो ये इंडिया का केस बताया है, ठीक है ना। अब ये कहा है कि अगर लेकिन बहुत ज्यादा एरोसोल्स को इंक्रीज कर देते हैं तो अभी हमने क्या बोला कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो रेनफॉल इंटेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा मतलब इंटेंसिफाई होती है, तो बारिश ज्यादा भी रहती है। लेकिन अगर एरोसोल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है और मॉनसून रेनफॉल को भी रिड्यूस कर सकता है, उसका अमाउंट भी रिड्यूस कर सकता है। ओके, एक चीज यहाँ पे और डिफरेंस दिया गया है कि ग्रीन हाउस गैस जो वार्मिंग होती है उससे एक्सट्रीम हीट की रिस्क बढ़ती है, और एरोसोल्स जो होते हैं ना वो रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स यानी रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी कॉज करते हैं। तो इसलिए वल्नरेबल पॉपुलेशन के ऊपर दोनों का काफी ज्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट हो सकता है। ओके, तो इसलिए दोनों चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है, केवल एक चीज को कंट्रोल करने से काम नहीं चलेगा। और एक चीज को बढ़ा भी दिया, जैसे एरोसोल्स को बढ़ा दिया तो फिर उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जा सकता है। ओके, चंद्रयान का जो चेस्ट है उसने मून का टेम्परेचर लिया है, तो ये आपको दिख रहा है, चेस्ट की इमेज यहाँ पे दी गई है। ओके, तो ये विक्रम लैंडर जो है चंद्रयान 3 का, उसने मून की सरफेस को टच किया था अगस्त 23, 2023 में। और चेस्ट जो है वो उसका थर्मल प्रोब है, इसका फुल फॉर्म क्या है याद रखना, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, चेस्ट, ठीक है। तो ये पहला ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि टेम्परेचर मेजर कर रहा है मून की साउथ पोल पे इन सिटू, यानी उस लोकेशन पे जाके, और वहां पे इसको टेम्परेचर ले रहा है। और इसके डेटा से ये पता चलेगा कि वहां पे वाटर आइस जो है वो जितनी एक्सपेक्ट की है उतनी है या उससे ज्यादा है, ठीक है। और इसकी खास बात चेस्ट की ये है कि पहला ऐसा मिशन है जो कि किसी भी सेलेशियल बॉडी की सॉइल को पेनिट्रेट कर पा रहा है अच्छे से, ताकि वहां का टेम्परेचर लिया जा सके। और इसमें 10 टेम्परेचर सेंसर लगे हैं, 1-1 सेंटीमीटर के अलॉन्ग पे हैं, ठीक है, और नोज टिप के साइड में ही। और इसका खास रखना रोटेशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट है, तो इसकी वजह से ये बाकियों से जो पहले 2 मिशन गए भी हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं और ये सक्सेसफुल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही वो मोटर रोटेट करती है, रोटेशन बेस्ड है, तो इसकी नीडल जो है वो अंदर जाती जाती है जब तक टिप को वो उसकी जो टिप है वो मून की सरफेस को टच ना कर ले, ठीक है। और जैसे वो और अंदर जाती जाएगी सॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा मोटर को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जितना फोर्स लगेगा उससे पता चलेगा कि कितना ज्यादा डीप जा चुकी है, ठीक है। इससे पहले 2014 में यूरोपियन ईएसए जो है स्पेस एजेंसी, उसका फिले लैंडर जो था वो कॉमेट 67P पे लैंड किया था, लेकिन उसका जो इंस्ट्रूमेंट था टेम्परेचर मेजर करने का, म्यूपस नाम था, मल्टीपर्पज सेंसस फॉर सरफेस एंड सब सरफेस साइंस, तो ये बाउंस कर गया था 2 बार क्योंकि उसकी प्रॉपर लैंडिंग नहीं हुई थी। और उसके अलावा 2018 में नासा का जो इनसाइट रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट था, ये भी जब मार्स पे गया था, तो इसका इंस्ट्रूमेंट का नाम था HP क्यूब, यानी हीट फ्लो एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पैकेज। तो इसमें क्या था, सेल्फ हैमरिंग नेल थी, तो जिसको नाम दिया गया था द मोल। तो ये है ना अपने आप को मतलब हैमर करते हुए अंदर जा रहा था और 5 मीटर तक इसे अंदर जाना था, लेकिन उसका फ्रिक्शन जो था वो इतना कम था कि ये खुद को हैमर ही नहीं कर पा रहा था, और बहुत मुश्किल से 1 साल में ये 35 सेंटीमीटर तक ही बस कर पाया था। लेकिन उसके बाद में भी दिक्कत ये थी कि ये टेम्परेचर सेंस नहीं कर पाया था क्योंकि उस हैमर के ऊपर टेम्परेचर सेंसर्स नहीं लगे हुए थे। इसलिए जो चेस्ट है वो काफी डिफरेंट है, इसमें टेम्परेचर सेंसिंग भी हो रही है और साथ में ये रोटेशन बेस पे अंदर भी जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे एडिटोरियल सेक्शन पे चलते हैं। बहुत अच्छा एडिटोरियल आया है, द रिंग ऑफ फायर अराउंड ईरान इज टाइटनिंग। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि आसपास इजराइल के अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उधर यूएसए भी जो है वहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी एक लेटर भेजा है यहाँ के लीडर को, ईरान के सुप्रीम लीडर को भेजा है, ताकि तेहरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम पे डील हो सके। तो उसको हर तरफ से घेरा जा रहा है बेसिकली उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, ठीक है। तो अब वही यूएस का कहना है कि भाई हम उनको ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि ईरान के पास में एक न्यूक्लियर वेपन रहे। ओके, तो अब क्या क्या किया है इन्होंने ऑलरेडी, मतलब कैसे घेरने की कोशिश करी है। तो यूएस ने जैसे 15 मार्च को प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए थे, येमेन में लॉन्च किए थे हाउथीज के अगेंस्ट। हाउथीज का दूसरा नाम अंसार अल्लाह बोलते हैं। और उसके बाद में फिर इजराइल ने पैलेस्टीनियंस पे बॉम्बिंग शुरू कर दी थी गाजा में, और फिर इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स किए थे लेबनान में,
हेजबुल्ला, तो ये हमास, हाउथी, हेजबुल्ला, ये सब जो हैं ये ईरानियन एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में आते हैं, ठीक है। तो ये लेबनान भी जो है, हेजबुल्ला जो है ये ईरान का नॉन स्टेट एलाई है। नॉन स्टेट एलाई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट डायरेक्टली ईरान को सपोर्ट नहीं करती है, तो इट इज़ अ नॉन स्टेट। वहाँ पे इस तरीके के ये जो मिलिशियाज हैं, मिलिटेंट्स हैं, वो सपोर्ट करते हैं ईरान को, उनको सपोर्ट मिला हुआ है ईरान का, इसलिए इनको नॉन स्टेट एलाई कहा जा रहा है। तो इन सारी ये जो चीज़ें हो रही हैं इनमें कॉमन थ्रेड जो है वो ईरान ही है, और खासकर अभी जो अटैक्स बढ़ गए हैं वो ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस पर ही बढ़ गए हैं। तो ईरान का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस किसे कहा जाता है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो कि ईरान खुद तो हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा ईरानियन इन्फ्लुएंस में जो आते हैं सीरिया, इराक और लेबनान आते हैं, ठीक है। ये पूरा एक लाइन तो ये हो गई। इसके अलावा डिस्टेबलाइजिंग रोल भी ये प्ले करता है कुछ कंट्रीज में, जैसे कुवैत, बहरीन, गाजा और येमेन में करता है ना। तो गाजा में जैसे हमास है, उसके बाद में फिर लेबनान में हेजबुल्ला है, और यहाँ पे आपको येमेन में भी बताया हाउथीज हैं। तो ये सब काय में आते हैं, ये ईरान के ही अलाए हैं जो कि वहाँ पे डिस्टेबलाइजिंग रोल प्ले करते हैं, ओके। तो इस तरीके से अब क्या हो रहा है, लेकिन हर तरफ से अटैक करके ईरान को घेरा जा रहा है, ओके। अब इसका रीज़न क्या हुआ है, एक्चुअली में 2015 में ईरान की न्यूक्लियर डील हुई थी जिसका नाम था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे ईरान को ये तो रेजिस्ट कर दिया गया था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकते हैं, लेकिन कई लोग खासकर जैसे इजराइल और ट्रंप भी खासकर इस चीज़ से खुश नहीं थे कि आपने उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो रेजिस्ट कर दिया है, लेकिन उनकी न्यूक्लियर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ को आपने ऐसे ही छोड़ दिया है, जिससे वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी लॉन्च कर सकते हैं, और एक्सेस जो है वही एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस उसको भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इकोनॉमिक, अब JCPOA में दो तरफा एग्रीमेंट था, तो क्या क्या हुआ था, एक तो उन्होंने ईरान के ऊपर पहले के लगे हुए सैंक्शंस को हटा दिया था और कहा था इसके बदले में आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दोगे, लेकिन अब आपने वो इकोनॉमिक सैंक्शंस हटा दिए, तो फिर ईरान इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम ऑफ वेस्ट एशिया के साथ में जुड़ गया और इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। अब ट्रंप का जो प्रोग्राम है वो है मैक्सिमम प्रेशर प्रोग्राम, और साथ में एक तो ये मतलब डिप्लोमेटिक उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, और इजराइल जो है वो कोवर्ट ऑपरेशंस कर रहा है ईरान के अंदर, तो उसका बदला कैसे लिया जा रहा है, तेहरान का मैक्सिमम रेजिस्टेंस भी आ रहा है। तो खुद मतलब ईरान ने भी अटैक किया है, जैसे इजराइल में हमास ने अटैक किया था, तो उसके बाद में फिर इजराइल ने भी उसके ऊपर भरपूर अटैक किए हैं, और अब वो अटैक तो आपको बता दिए, बहुत ज़्यादा उसके फैक्चुअल डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर खास बात ये देखी गई है कि ईरान का रेजिस्टेंस कैसे बढ़ रहा है कि उसने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और बढ़ा दिया है, एंड इनफैक्ट अब उनके पास में 60% एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक पाइल है, जिससे वो चाहे तो 6 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकते हैं। अगर उसको और एनरिच कर दिया, 90% प्योरिटी तक लेकर आ गए, तो उसके न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए जा सकते हैं। पर अभी दो कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जियोपॉलिटिकल, जिसकी वजह से इजराइल को लग रहा है कि नहीं, ये चीज़ नाउ द बॉल इज इन देयर कोर्ट। तो उसका रीजन ये है कि सबसे पहले तो ट्रंप का इलेक्शन होना, जो कि इजराइल की पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं, और इस वजह से मतलब ईरान थोड़ा सा दब रहा है। और दूसरी बात, जो सीरियन रेजिम उसको सपोर्ट, ईरान को सपोर्ट करी थी, हमने कहा ईरान का वहाँ इन्फ्लुएंस था, तो वो बशर अल असद की रेजिम थी, जो कि अब पावर से जा चुकी है, और एक तरीके से वो ब्रिज की तरह काम करती थी ईरान और हिजबुल्लाह यानी लेबनान के बीच में। तो वहाँ पे क्योंकि सुन्नीस की रेजिम आ गई है, विच इज़ ऑब्वियसली हॉस्टाइल टू शियास, जो कि ईरान के डोमिनेंट है, तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि अब इजराइल के पास में ज़्यादा पावर है। तो इजराइल अपना रिंग ऑफ फायर को और टाइटन कर रहा है, और इस बीच में ही ट्रंप ने आके ऑफर किया है कि भाई आओ अपन न्यूक्लियर डील पे वापस चलते हैं, उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो अब बात ये हो रही है कि वो तो इधर से भी राजी नहीं है, ऑब्वियसली ईरान भी राजी नहीं है, तो अब ये माना जा रहा है कि क्या वॉर किया जा सकता है। अगर वॉर होगा ऐसे टाइम पे तो काफ़ी कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। तो ऐसे में इजराइल के पास में दो ऑप्शंस हैं, जिसमें दोनों में उसको यूएस का इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगा। या तो पहला है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स करे, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर उसको डिस्ट्रॉय करने, लेकिन दिक्कत ये है कि ईरान के काफ़ी ज़्यादा जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है वो पहाड़ों के नीचे है, तो आप उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर भी नहीं सकते। और मान लो आपने कर भी लिया तो भाई उनके पास में नो हाउ तो है, नॉलेज तो है बनाने का, तो वो फिर से बिल्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट आप उनके ऊपर ऐसे एयर स्ट्राइक्स करोगे तो उनको और रीजन मिल जाएगा कि वो ज़्यादा डेवलप करें न्यूक्लियर बॉम्ब को। दूसरा आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे रेजीम चेंज करवाने की कोशिश कर सकते हो। तो
लेकिन दिक्कत क्या है कि भाई आप इराक जैसा ऑल आउट करने की कोशिश करो तो वहाँ पे, लेकिन दिक्कत क्या है कि वहाँ पे कोई सिविल वॉर नहीं है, इंटरनली कोई इंसर्जेंसी नहीं है, और उनको काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है, और पूरी तरीके से पहाड़ों से घिरा हुआ है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खासकर वो पूरा रूल करते हैं, है ना, और जहाँ जो कि ऑयल का चोक पॉइंट है, तो इस वजह से मतलब इतना आसान नहीं है वहाँ उसकी रेजिम को ऑल आउट करना। ओके, तो दोनों चीजें मुश्किल है करना। यहाँ पे एक अगला आर्टिकल आया डिजिटल चाइल्ड अब्यूज के ऊपर। तो एक्चुअली में यूके में एक नया लेजिस्लेशन आया है, तो इंडिया में क्या इस चीज के ऊपर ऑलरेडी प्रोविजंस हैं और क्या किया जाना चाहिए, ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसमें से नोट्स बना लीजिएगा। कुछ फैक्ट्स भी दिए गए हैं, और खासकर एआई की वजह से कैसे अब इसका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता जा रहा है चाइल्ड अब्यूज का, वो यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो अब एक्चुअली में इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट आई है 2025 की, जो कि निकाली है इंडिया डिपार्टमेंट फॉर साइंस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है, अलॉन्ग विद एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट, जिसका नाम अब हो गया एआई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अब बहुत ज्यादा रिस्क आ गई है कि सीसैम का जो मटेरियल है, यानी कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, सीसैम्प इंपॉर्टेंट टर्म है, प्लीज याद रखिएगा, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, इसका जनरेशन भी ज्यादा हो रहा है, पोजेशन और डिसेमिनेशन, इसकी रिस्क और ज्यादा बढ़ गई है, खासकर एआई टूल्स की वजह से। अब यूके, जैसे मैंने बताया, एक पहला ऐसी जगह बना है जो कि एक लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट कर रहा है कि एआई टूल से होने वाले क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं उनको चेक करने के लिए सीसैम मटेरियल में क्या क्या आ जाता है। ऐसा मटेरियल, चाहे वो ऑडियो, वीडियो या इमेजेस हो, जिसमें सेक्सुअली एक्सप्लिसिट पोर्ट्रेयल बताया जाए चाइल्ड का। तो अब देखो, इसमें खास बात हो रही है एआई टूल से जनरेट होने वाला है ना, तो वो तो कितना भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, और क्योंकि एआई से जनरेट हो रहा है। इसके अलावा एआई के मामले में है ना, 2-3 जगहों पे और भी दिया गया है। आप एक तो ये रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, दूसरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2023 के पेपर में भी कहा था कि एआई कितना जनरेटिव हो सकता है, और लाइफ लाइक इमेजेस भी वो जनरेट कर सकता है, खासकर बच्चों की भी, है ना। और इसके अलावा इंटरनेट वॉच फाउंडेशन ने भी अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी और कहा था कि अब ओपन वेब पे भी सीसैम का प्रोलिफरेशन बढ़ रहा है। अब जो यूके का लेजिस्लेशन आया, उसने क्या क्या किया है, उसने कहा कि भाई आप ऐसे एआई टूल भी नहीं रख सकते हो जो कि सीसैम को जनरेट कर रहे हैं, उसको रखना भी, पोजेस करना भी इलीगल है, ठीक है। और इसके अलावा ये कहा है कि इसमें जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज हैं वो ऑफेंडर्स को अप्रीहेंड कर सकती है। प्रिपरेशन मतलब जब वो जनरेट करें वहीं पर ही आप उनको ऑफेंडर्स को अप्रीहेंड कर सकते हो। और जो इनिशियल रिपलिंग इफेक्ट होता है उसका, ऐसा मटेरियल अगर पूरा स्प्रेड होता है तो उसको इनिशियली ही कर्ब कर लिया जाए, ताकि मेंटल हेल्थ पे बच्चों की असर ना पड़े। और इसके अलावा जो सीसैम वाली जो इमेजरी जनरेट हो रही है उसको लेके लेजिस्लेटिव गैप है, तो उसको भी उसने पूरी तरीके से एड्रेस किया है। पहले बस बात होती थी कि केवल एक्चुअल चाइल्ड की इमेजेस है, लेकिन अब आप किसी भी बच्चे की इमेज भी, अगर आप रैंडमली कोई इमेज की बच्चे की इमेज जनरेट करो तो आप वो भी नहीं कर सकते हो, ओके ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल चाइल्ड ही होना चाहिए। अब इंडिया की करंट सिचुएशन क्या है, इंडिया में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट 2022, अब देखो यहाँ पे ये ना पूरा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो साइबर क्राइम से खासकर बच्चों के अगेंस्ट वो बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी जो है, जो कि CCPWC स्कीम के अंडर आता है, तो वहां पे भी बताया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी इंसिडेंट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब हमारे एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन ऑलरेडी क्या है, तो IT एक्ट 2000 में एक सेक्शन है 67B, और इसमें क्या है, कोई भी अगर ऐसा मटेरियल ट्रांसमिट या पब्लिश किया जाता है जिसमें बच्चों को दिखाया जाए सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट्स में, तो उसमें ऐसे किसी भी इंसान को पनिश किया जा सकता है। और इसके अलावा जो पॉक्सो एक्ट है 212 का, उसमें सेक्शन 13, 14 और 15 में भी प्रोहिबिट किया गया है कि आप चिल्ड्रन को पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए नहीं यूज कर सकते हो, आप ऐसी कोई चाइल्ड पोर्न को स्टोर भी नहीं कर सकते हो, और इसके अलावा आप बच्चे को यूज भी नहीं कर सकते हो फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। देन भारत न्याय संहिता जो है उसमें भी 2 सेक्शन है, 294 एंड 295। तो
294 वैसे भी सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्सीन मटेरियल्स को प्रोहिबिट पिनलाइज करता है। और इसके अलावा अगर आप बच्चों को करते हो ये सब सेल करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो दैट इज ऑल्सो इलीगल अंडर सेक्शन 295। लेकिन इन सब में हमारे एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजंस में यही दिक्कत है कि एआई जनरेटेड जो सीसैम मटेरियल है उसके ऊपर कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो अब क्या क्या किया जा सकता है, प्रपोजल भी यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। तो कहा है कि जैसे एनएचआरसी की एडवाइजरी आई थी 2023 में कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जो डेफिनेशन है उसको आप रिप्लेस करो विथ सीसैम मटेरियल। दूसरा जो 67B है आईटी एक्ट का, उसमें भी सेक्सुअल एक्सप्लिसिट वाले टर्म को डिफाइन करो ताकि जो रियल टाइम आइडेंटिफिकेशन है ऐसा मटेरियल का उसको आइडेंटिफाई करके ब्लॉक किया जा सके। और इंटरमीडियरी की जो डेफिनेशन है आईटी एक्ट में, उसमें आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और क्लाउड सर्विसेज को भी लायबल बनाओ ताकि वो सीसैम के प्रोविजंस के अनुसार काम करे। अगर कोई भी ऐसा मटेरियल अगर वो भी ट्रांसमिट कर रहे हैं या अपने सर्वर पे लेकर आ रहे हैं तो उनको भी लायबल बनाया जाए। ओके। और इसके अलावा जो यूएन का एक कन्वेंशन है, यूएन जनरल असेंबली में अभी वो ड्राफ्ट कन्वेंशन है काउंटरिंग द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी फॉर क्रिमिनल पर्पसेस, इसके ऊपर भी आपको अडॉप्ट करना चाहिए। और लास्टली अभी क्या हो रहा है कि जो हमारा काफी पुराना आईटी एक्ट हो चुका है, 20 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है, उसकी जगह पे डिजिटल इंडिया एक्ट आ रहा है। तो इसमें आप इंस्पिरेशन लो यूके के लेजिस्लेशन से और खासकर टारगेट करो एआई जनरेटेड सीसैम को। तो दीज आर द फ्यू, मतलब क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ डिलेमा के ऊपर फिर से, मतलब अब केवल यहाँ पे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत ज्यादा फैक्ट्स जो दिए हुए हैं वो किसी काम के नहीं है। तो ये फेयर और रेसिप्रोकल प्लान आया है डोनाल्ड ट्रंप का, और ये खासकर काय के लिए आया है ताकि जो नॉन रेसिप्रोकल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स है, यानी कि जो एक तरफा ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स है उनके पार्टनर्स के साथ में, उसको रेसिप्रोकल बनाया जा सके, यानी उसको इक्विवेलेंट बनाया जा सके। तो एक एक फॉरेन ट्रेडिंग पार्टनर को इसमें टारगेट किया जाएगा। और कैसे पूरा रिलेशनशिप को कैसे देखा जाएगा कि भाई टैरिफ्स कौन से हैं, डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस कौन से हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या क्या हैं, जैसे सब्सिडीज वगैरह ये सब होना, एक्सचेंज रेट में कोई मैनिपुलेशन हो रहा है या फिर किसी भी तरीके से यूएस के मार्केट को लिमिट किया जा रहा है, तो उन सबको आइडेंटिफाई करके और उसके अनुसार ही ये टैरिफ्स लाए जाएंगे फेयर एंड रेसिप्रोकल प्लान में। ओके, तो ये खास इंपॉर्टेंट नहीं था। थर्ड लैंग्वेज चॉइस में भी अब यही आया था कि ज्यादातर जो हिंदी बेल्ट है उसमें थर्ड लैंग्वेज के नाम पे आप केवल संस्कृत पढ़ा रहे हो और प्रॉपर आप 3 लैंग्वेज वाला जो रूल है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। और जो नॉन हिंदी स्टेट्स हो गए जैसे गुजरात, पंजाब वगैरह है, तो वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा हिंदी इंट्रोड्यूस कर देते हो। दूसरे आप कोई भी जैसे एक रेकमेंड, हाँ यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि 1968 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसने उस टाइम पे कहा था कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहां पे मॉडर्न कोई साउथ लैंग्वेज को थर्ड लैंग्वेज की तरह इंट्रोड्यूस किया जाए, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर है भी तो वहां पे टीचर्स नहीं होते हैं, ये सारी दिक्कतें हैं। और ये भी याद रखना कि तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसी जो जगह हैं वहां पे अभी भी 3 लैंग्वेज रूल को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो दिस डिबेट इज कंटिन्यूइंग। ओके, इसमें तो और कुछ ऐसा था नहीं काम का। म्यांमार अर्थक्वेक के बारे में अब अलग से वैसे एक वीडियो बनाया गया है, ऑपरेशन ब्रह्मा भी, जहाँ पे समझाया गया था। आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड सी। तो यहाँ पे बस याद रखना कि ये किस तरीके का फॉल्ट था। सागाइंग फॉल्ट जहाँ पे अर्थक्वेक आया है, ये एक तरीके का ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। ओके, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट क्या होता है कि जो प्लेट होती है वो एक दूसरे के स्लाइड करती है, मतलब टकराने की जगह एक दूसरे के साइड से जाती है। तो ये टिपिकल रिज ट्रेंच ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है और ये 1400 किलोमीटर का है जो कि अंडमान सी के नीचे से जाता है और ईस्टर्न हिमालयन बेल्ट तक जा रहा है। ओके, तो इस बेल्ट में ऑलरेडी काफी ज्यादा अर्थक्वेक्स आ चुके हैं, तो ये फॉल्ट के बारे में याद रखना है। आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज आई है कि अब जैसे रेसिप्रोकल प्लान हमने यूएस का पढ़ा ना, वैसे इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, उनकी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है, ये पॉलिसी आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स पॉलिसी। तो अब कहा गया कि भाई जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है ना, आप गवर्नमेंट खासकर सेक्टर जो है वो उन्हीं को ही प्रोक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि बहुत ज्यादा स्टील इम्पोर्ट्स बढ़ गए थे जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट स्टेबिलिटी काफी ज्यादा हिट कर गई थी और खासकर जो प्राइमरी
प्राइमरी मिल्स है उनका सर्वाइवल भी मुश्किल हो गया था। तो अब स्ट्रिंजेंट रूल्स आए हैं और कहा है कि जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए आप उसमें यहाँ का डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड जो है स्टील उसी को ही यूज कर सकते हो। तो पूरी तरीके से फॉरेन कंपटीशन को बंद कर दिया गया है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट है रेसिप्रोकल क्लॉज भी डाला गया है, यानी कि दूसरी कंट्रीज अगर मान लो कि वो अपने गवर्नमेंट टेंडर्स में इंडिया की कंपनीज को नहीं compete करने दे रही हैं, तो ऐसी कंट्रीज को हम भी यहाँ पे compete करने नहीं देंगे, वहां से हम भी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ओके, तो ये सब आइटम्स में लगाया गया, जैसे फ्लैट रोल स्टील, बार, रॉड्स और रेलवे मटेरियल्स में लगाए गए। और यहाँ पे कंडीशन बताई गई है, इंपॉर्टेंट टर्म है, देख लो कि मटेरियल्स जो है वो मेल्ट एंड पोर कंडीशन से कंप्लाई करने चाहिए, यानी कि जो स्टील है उसकी मेल्टिंग और सॉलिडिफिकेशन इंडिया में ही हुआ होना चाहिए। और खासकर यहाँ पे टारगेट चाइना को किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपोर्ट, सस्ते इंपोर्ट वहीं से ही होते हैं। ठीक है, और ये भी क्या कहा गया है कि अगर आप ग्लोबल टेंडर इंक्वायरीज करते हो आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स के लिए, सबके लिए ये चीज वैलिड है, तो वो भी आपकी 200 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। केवल कैपिटल गुड्स वैल्यूड अप टू 200 करोड़ आर अलाउड अनलेस अप्रूव्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये वही मैंने बताया, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बचाने के लिए है फॉरेन कॉम्पिटिशन से। और इसके अलावा जो रिवाइज पॉलिसी है उसमें ये भी कहा गया है कि जो कैपिटल गुड्स अलॉय के प्रोडक्शन में यूज होते हैं, जैसे फर्नेसेस, रोलिंग मिल्स, तो उनमें भी 50% जो है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो जहां पे भी अलॉय प्रोड्यूस होता है, ऐसी जो कैपिटल गुड्स है जैसे फर्नेसेस हो गए, रोलिंग मिल्स हो गई, तो उनमें भी 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन होना जरूरी है। ओके, आई डोंट थिंक इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट और आया है। हाँ, यहाँ पे एक चीज और है, चाइनीज ड्रिल्स सिमुलेट्स। तो आपको पता है ताइवान जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बताता है, लेकिन चाइना बोलता है कि नहीं भाई ये हमारा ही हिस्सा है। तो अब इसने है ना एक तरीके से और डराने के लिए क्या किया है, कुछ स्ट्राइक्स, वो मतलब एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है जिसका नाम है स्ट्रेट थंडर 2025A, और खासकर मिडिल और सदर्न पार्ट्स ऑफ ताइवान स्ट्रेट में किए हैं और ईस्ट चाइना में भी किए हैं। तो यूएस उसको यही कह रहा है कि भाई ये इसकी इंटिमिडेशन टेक्निक है। तो इन्होंने बता भी दिया है चाइना ने कि हमने लाइव फायर ड्रिल्स किए हैं, खासकर जो की पोर्ट्स हो सकते हैं, एनर्जी साइट्स हो सकते हैं ताइवान की, वो मतलब ज्यादा ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट बताता है, तो ये सारी चीजें ना हो, इसलिए उनको डराने के लिए उन्होंने ये एक्सरसाइज की, स्ट्रेट थंडर 2025A। दैट इज इट फ्रेंड्स, तो वील एंड द एनालिसिस फॉर टुडे। आई होप आपको ये अच्छा लगा। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।